हेलो स्टूडेंट, टैगोर जेड क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम अम्लीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ विषय बिंदु में अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा। इसमें से सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि अम्लीय मृदाएं क्या होती है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण किसके कारण होता है और अम्लीय मृदाओं का कितना क्षेत्रफल है भारत में, और अम्लीय मृदाओं के सुधार की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारी डिटेल आपको इस विषय बिंदु में बताई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए अम्लीय मृदा क्या होती है। वह मृदा जो H+ आयनों की अधिकता व OH- आयनों की कमी हो, वह pH मान 7 से कम हो, उस मृदा को कहते हैं अम्लीय मृदा। तो सबसे पहले बात करते हैं H आयंस, OH आयंस। ये भी दो प्रकार की मृदा निर्माण में सहायक होती है अम्लीय मृदा में, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे आपने देखा है कि भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, वह है 490 लाख हेक्टेयर, जो काफ़ी मृदाओं का क्षेत्रफल है भारत में। और मृदा अम्लीयता का प्रमुख कारण है आर्द्रता होना, और आर्द्रता जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है उन क्षेत्रों में मृदाएं अम्लीय अधिक होती है। तो इसमें देखो भारत में लवणीय मृदाओं की अपेक्षा अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है। इसका मेन कारण ये है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ लवण ऊपर ही संचित हो जाते हैं, जिससे मृदा अम्लीय बनती है। और सर्वाधिक भारत में बात करते हैं तो अम्लीय मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है केरल में, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु है आर्द्र, नम जलवायु है। नम जलवायु अम्लीय मृदा का प्रमुख कारण माना जाता है। आर्द्र क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा है कि जिन क्षेत्रों में नमी ज़्यादा या अधिक वर्षा होती है, लगातार होती रहती है, उन मृदाओं का अम्लीयता का अधिकता का कारण वही है। तो अम्लीय मृदाओं को निम्न पोषक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फेरस, आयरन जिसको आप बोलते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर। ये चार ऐसे एलिमेंट हैं जो अम्लीय मृदाओं के निर्माण में अधिक भूमिका निभाते हैं। अब इसी अम्लीय मृदाओं में से आपको दो प्रकार की अम्लीय मृदाओं के बारे में बताया जा रहा है। पहली मृदा है आपके प्रथम संचित अम्लीयता। संचित अम्लीयता वह अम्लीयता होता है जिसमें मृदा कोलाइड्स पर H+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये वह संचित अम्लीयता कहलाती है जिसमें मृदा कणों पर H+ आयन्स जमा हो जाते हैं, उसको कहेंगे संचित अम्लीयता। और दूसरे प्रकार की अम्लीयता है सक्रिय अम्लता। सक्रिय अम्लता में क्या होता है, OH- आयंस मृदा विलयन में स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो आपको दो चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, एक तो H आयंस प्लस एक OH आयंस। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि H+ आयन मृदा कणों पर पाई जाने वाली मृदा कहलाती है संचित, या OH आयंस वाली मृदा कहलाती है सक्रिय अम्लीयता। अब बात करते हैं इसी पॉइंट में अम्लीय मृदाओं के निर्माण के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे मृदा अम्लीय बन जाती है। तो सबसे पहले है क्षार पदार्थों का निक्षालन। ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनका निक्षालन मृदा में जड़ क्षेत्र से नहीं होता है और वो मृदा कोलाइडों पे संचित हो जाते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम और क्लोराइड। ये ऐसे लवण हैं जो मृदा में निक्षालन की क्रिया से नीचे नहीं जाते और मृदा अम्लीय बनी रहती है। दूसरा कारण है आर्द्र जलवायु एवं अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा की बात करते हैं, जिन क्षेत्रों में लगातार या अधिक वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों की मृदाएं वैसे ही अधिक अम्लीय मानी जाती है। तीसरा कारण है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। ये कारण भी कई बार आपने, जैसे खेत में FOM की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे भी क्या होता है कि मृदा अम्लीयता का प्रमुख कारण माना जाता है। चौथा पॉइंट इसमें है अम्लीय मृदा निर्माण का, मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करते रहने से। जैसे कई बार किसान या कृषक या खेतों में बार बार यूरिया उर्वरक, DAP उर्वरक, ऐसे उर्वरक होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इनकी अधिकता की वजह से भी मृदा लगातार अम्लीय बनती रहती है। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जिन मृदाओं में आप लगातार DAP यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उनमें अम्लीय उर्वरक की जगह सारी उर्वरक प्रयोग करना है। जैसे आपकी मृदा अम्लीय है तो आपको सारी उर्वरक प्रयोग करना है, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ऐसे उर्वरक प्रयोग करने से वो अम्लीयता वापस उदासीन में बदल जाती है। या जिन क्षेत्रों में सारी मृदा है वहाँ आपको अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करना है, जैसे यूरिया और DAP, तो सारी मृदा वापस उदासीन में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पैतृक पदार्थों की प्रकृति।
अब जो मृदा में पैतृक पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति भी इस मृदा निर्माण में, अम्लीय मृदा निर्माण में सहायक होती है। जैसे अग्गान्य चट्टान, अग्गान्य चट्टान की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, तो मृदा भी, उससे उत्पन्न होने वाली मृदा का निर्माण भी अम्लीय होगा। ऐसे ही औषधि चट्टान, इससे सारी एवं उर्वर मृदाओं का निर्माण होता है। और तीसरी सिलिका चट्टान, इससे अम्लीय प्रकृति होती है और इसके वजह से भी मृदा का निर्माण होगा, वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। अब इसी के संदर्भ में अम्लीय मृदाओं का सुधार की विधियां आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदाओं के कारण और सुधार से लिए आपके करना क्या है। अम्लीय मृदाओं में चूना वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा और चूना वाले पदार्थों में आपको सबको पता होता है कि कौन कौन से होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूना वाले पदार्थ मिट्टी में मिलाने से या मृदा में मिलाने से अम्लीय मृदा उदासीन मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो चूना के प्रकार देखिए, सबसे पहले आपके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप बिना बुझाओ चूना भी कहते हैं। इसकी समतुल्यता उदासीन 179% होती है, जो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये मिट्टी में या अम्लीय मृदा में मिलाने से उस मृदा की अम्लीयता को दूर करता है। दूसरा है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बुझा हुआ चूना या इमारती चूना के नाम से भी जानते हैं। ये भी अम्लीय मृदा निर्माण में, ये अम्लीय मृदा निर्माण को कम करता है और उसमें सुधार लाता है। और तीसरा प्रकार है डोलामाइट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी समतुल्यता 109% पाई जाती है। ये भी अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में उपयोग किया जाता है। और चौथा प्रकार है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर कहते हैं। इसकी समतुल्य उदासीनता 100% मानी जाती है और ये भी अम्लीय मृदा सुधार के लिए प्रमुख मृदा सुधारक माना जाता है। इसी कड़ी में आप देखिए नीचे अम्लीय सहनशील फसलें। कई बार किसान क्या करता है, लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, लेकिन कई बार उन्हीं क्षेत्रों में वो फसलें लगाओ जो उसको सहन कर सके उस अम्ल को। जैसे इसमें आप देख सकते हैं घासें, रोडस घास कहलाती है, राई है, धान है और ये चारे वाली फसलें आदि काफ़ी फसलें हैं जो क्या करती है, अम्लीयता सहनशील है। और इसी अम्लीयता को या लवणीयता को या क्षारीयता को आपको एक टेबल के माध्यम से यहाँ सीरियल वाइज समझाया जाएगा, जिसमें आपको देखना है कि मृदा का प्रकार लिखा हुआ है, विद्युत संचालकता इसकी कितनी है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है उसमें, और उसका पीएच मान कितना रेंज या परिसर में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लवणीय मृदा या सैलाइन सॉइल। इसमें विद्युत संचालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक और विनिमयशील सोडियम की मात्रा लेस देन 50% से कम और पीएच वैल्यू इसकी होती है लेस देन 8.5 से कम। तो आपको ये देखना कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से लवणीय मृदा है, तो उसमें आपको ये से चारों विद्युत संचालकता, विनिमय सोडियम प्रतिशत की मात्रा, पीएच मान, ऐसे आपको 4 ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको ये देखना कि लेस देन एक तो और एक मोर देन, ये 2 सिंबल ऐसे होते हैं, कई विद्यार्थी यहाँ भी थोड़ा सा क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इसी कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये देखना, इसको तो कहेंगे मोर देन, जहां ये जिस तरफ संख्या की तरफ रहता है इसका ओपन मुंह वाला, वो तो हो जाएगा मोर देन, और इसके विपरीत जो होगा वो हो जाएगा लेस देन। तो अधिकांश विद्यार्थी इसी जगह भी गलत कर जाते हैं। कई बार सिंबल में ये आएगा तो आपको ये देखा जाएगा, कई बार से अधिक देखा जाएगा, से कम देखा जाएगा, तो आपको ये सिंबल भी इसके साथ साथ देखना है। दूसरा प्रकार है क्षारीय यानी एल्कलाइन सॉइल। इनमें विद्युत संचालकता लेस देन 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा मोर देन 50% से अधिक, प्लस पीएच मान मोर देन 8.5 से अधिक पाया जाता है। तो आपको ये सिंबल देखना, ऊपर और नीचे। ये पहली वाला है, इसमें 1 अधिक है, 2 कम है। फिर नीचे वाले में देखो क्षारीय में, इसमें पहला वाला जो अधिक था इसमें पहला वाला कम हो जाएगा, और जो दोनों आगे वाला विनिमयशील सोडियम और पीएच मान जो लेस देन था वो दोनों मोर देन हो जाएगा। तो सीखने के लिए, समझने के लिए ये सिंबल देख लो। फर्स्ट वाले में मोर देन था तो सेकंड वाली सैलाइन में क्या, एल्कलाइन में क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। जो लेस देन था वो दोनों मोर देन में हो जाएंगे कन्वर्ट। फिर तीसरा है इन दोनों का रूप, लवणीय क्षारीय, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। अब इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। अगर दोनों ये सब पूछा जाए लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाती है या लवणीय क्षारीय मृदाओं का सही क्रम है, तो आपको यहाँ सभी में क्या आ जाएगा, सभी की मात्रा मोर देन में शो की हुई है। देख लो आप, ये सिंबल के माध्यम से अधिक है या मोर देन 8.5, मोर देन 50% और मोर देन 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर। ये टेबल आपको सही मायने में इस मृदा की जो सिंबल है इसके, या कह सकते हैं लवणीय क्षारीय मृदा की पीएच वैल्यू,
विनिमय सोडियम और विद्युत संचालकता को अच्छी तरह से पढ़ने में मदद करेगी। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखना है, एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। 4 डेसिसाइमन मीटर से अधिक मर्दा कहलाती है। अब उसमें देखो आपके ऑप्शन यहाँ लवणीय सारी है, लेकिन ये ऑप्शन मैंने आके क्या आएगा, सारी भी आ सकता है, लवणीय आ सकता है, अम्लीय आ सकता है और उदासीन आ सकता है। तो एक चीज इसका भी ध्यान रखना आपको। या फिर हो सकता है जैसे 15% से अधिक विनिमय में सोडियम की मात्रा वाली मर्दा कहलाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको इस तरह भी देखना है, ऐसा नहीं आपको मैंने जो बताया वो देखना, आपको ये चीजें भी थोड़ा सा नोटिस में रखना है। इसके बाद बात करते हैं आप लवणीय सारी मर्दाओं के सुधार की विधियों के बारे में। देखिए लवणीय सारी मर्दाओं के सुधार की विधियां हैं। रासायनिक विधि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, उसमें लवणीय सारी मर्दाओं के सुधार की विधियां अम्लीय की पढ़ ली, सारी है। अब रासायनिक, दूसरा इसमें जैविक विधि है, तीसरा इसमें भौतिक विधि है। 3 डिवाइड कर रखा 3 भाग में इस विधि को। तो जैसे इसमें रासायनिक विधि प्रयोग करें तो इसमें रसायनों का प्रयोग करना है। जो जितने भी मर्दा सुधारक प्रयोग किए जाएंगे वो रासायनिक होंगे, और जिसमें जैविक विधियां प्रयोग किए जाएंगे वह जैविक से जीव से संबंधित होंगे, और भौतिक में भौतिक से संबंधित विधियां होगी। तो पहली विधि है इसमें जिप्सम, और जिप्सम वो मर्दा सुधारक है जो सर्वप्रथम प्रयोग किया या उपयोग किया जाने वाला मर्दा सुधारक है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि सर्वप्रथम कौन सा मर्दा सुधारक प्रयोग किया गया था, वो है जिप्सम, और इसका फार्मूला होता है CaSO4 2S2। अब कई विद्यार्थियों को ये भी पता होना चाहिए 2S2 क्यों लगा रखा है। कई विद्यार्थी इसको यही पढ़ेंगे CaSO4 बस हो गया जिप्सम, लेकिन ये 2S2 ये शो करता है कि बिना नमी के ये मर्दा में अभिक्रिया नहीं करता है। जब नमी होगी तो ही जिप्सम मर्दा में लवणीय सारीय मर्दा को उदासीन में परिवर्तित करता है। दूसरी बात करते हैं, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला मर्दा सुधारक भी यही है। एक तो याद रखना कि सर्वप्रथम कौन सा मर्दा सुधारक प्रयोग किया गया, जिप्सम। दूसरा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मर्दा सुधारक वो भी जिप्सम। इसका कारण क्या है कि ये सरल, सस्ता और आसान से उपलब्ध होने वाला मर्दा सुधारक है। तीसरी बात करते हैं इसमें, जिप्सम वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जाने वाला मर्दा सुधारक सबसे ज्यादा है, क्योंकि वर्षा ऋतु में लगातार वर्षा होती रहती है, बारिश नम रहता, खेत पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये क्रिया आसानी से होती रहती है और उसमें जितने भी लवण होते हैं उसको ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया से पृथक करता रहता है। अब बात करते हैं जिप्सम में इसका संगठन। तो संगठन में देखिए जिप्सम में सल्फर की मात्रा औसत होती है 10 से 13%, और वैसे अधिकतम होती है 18.6%। इस चीज को भी आपको नोटिस करना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम में सल्फर की औसत मात्रा होती है 10 से 13%, बाकी अधिकतम होती है 18.6%। इसी के बाद दूसरा देखिए कैल्शियम की मात्रा होती है, औसत होती है 20 से 25%, अधिकतम होती है 29.2%। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इनमें से सल्फर और कैल्शियम की मात्रा आपको ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ देखिए दूसरी विधि है पायराइड्स, FeS2। इसका जो फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला FeS2 है। ये चूनेदार ऊसर मर्दाओं में उपयोगी है। चूनेदार ऊसर का मतलब क्षारीय मर्दाएं, लवणीय मर्दाएं। यहाँ एक चीज और याद रखना कि पायराइड्स सल्फर और आयरन युक्त मर्दा सुधारक है, यानी कि ये संयुक्त मर्दा सुधारक है। इसमें 2 ऐसे एलिमेंट है जो इसमें मिले होते हैं, आयरन यानी लोहा और सल्फर यानी गंधक। दूसरी बात, इसमें फेरस की मात्रा होती है 46% और गंधक की मात्रा होती है 22%। तो ये भी आपको इसका संगठन में ध्यान देने योग्य बात है कि पायराइड्स कौन सा मर्दा सुधारक है, एकल है, संयुक्त है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस सल्फर और इसमें फेरस की मात्रा भी आपको संगठन में देखते हुए याद करना है। उसके बाद तीसरी विधि आती है सल्फर। रासायनिक विधि में तीसरा कंपाउंड लेते हैं अपन सल्फर या गंधक। इसमें इसको कहा गया है एकल मर्दा सुधारक, क्योंकि इसमें ओनली एक पोषक तत्व पाया जाता है, एक ही तत्व पाया जाता है रासायनिक गंधक, और इसमें सल्फर की मात्रा होती है 24%। ये भी आपको थोड़ा सा नोटिस में रखना है। तीसरी बात करते हैं इसमें विधियों में, नंबर 2 जैविक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में आपको देखा जाएगा कि जीव से जीव को नष्ट करना, वो ही बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। इसमें देखिए सारे मर्दा सुधार में डेचा होते हैं, हरी खाद की जो फसल प्रयोग करते हैं उसको सारे मर्दा में डालने से, क्योंकि इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, डेचा अम्लीय प्रकृति का पौधा होता है,
और अम्लीय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सारी मृदा में अगर अम्लीय उर्वरक डालोगे तो मृदा उदासीन हो जाएगी, या अम्लीय में सारी डालोगे तो मृदा उदासीन हो जाएगी। तो ये अम्लीयता क्या करेगी, सारीयता को या और लवणीयता को दूर करेगी, वो मृदा उदासीन हो जाएगी। दूसरी बात है फ्रेश मड। फ्रेश मड चीनी उद्योग की जो मिलें होती है वहाँ सीरा या मोलासिस होता है, जो आप जानते हैं सब। चीनी और गुड़ निर्माण के बाद जो तीसरा अवशेष बचता है वो सीरा या मोलासिस कहलाता है। वो भी सारे मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है फसलों में। और ये फसल बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में डाल के मिलाना पड़ेगा, तो मृदा सारी हो जाती है, सारी क्या उदासीन हो जाएगी, सॉरी। उसके बाद विधि नंबर 3 आती है भौतिक विधि। भौतिक विधि में लवणों को खुरच कर बाहर निकालना। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाते हैं जहाँ क्षेत्र सीमित या छोटे होते हैं, या बहुत साल से खरपतवार या लवणों को निकालते हैं। दूसरी विधि अपक्षालन। अपक्षालन का मतलब है किसी लवण को जड़ क्षेत्र से नीचे जल में पानी या जल द्वारा घोलकर नीचे पहुंचाना। अपक्षालन अंतःस्पंदन या लीचिंग क्रिया कहलाती है। इसमें विधि वहीं उपयोगी ज्यादा है जहां अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, या कह सकते हैं जल प्रबंध अधिक है। उन क्षेत्रों में लवणों को जड़ क्षेत्र से घोलकर बाहर या नीचे पृथक किया जाता है। तो ये विधि अधिक जल प्रबंध वाले क्षेत्रों में। और अपक्षालन लवणीय मृदा सुधार की सबसे अधिक प्रभावी विधि भी मानी जाती है, क्योंकि बिना घुले लवण मृदा से पृथक नहीं होते हैं, वो अधिशोषित रहते हैं। इसलिए अपक्षालन विधि ये भी याद रखना कि लवणीय या सारी मृदा सुधार की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो उसमें अपक्षालन विधि आएगा। लवणों को खुरच के नहीं आना चाहिए, उसमें आएगा अपक्षालन विधि। इसके बाद बात करते हैं खेतों से लवणों को घोलकर बाहर निकालना। ये विधि उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां अधिक वर्षा लगातार होती रहती है, या कह सकते हैं जिनमें समतल क्षेत्र होते हैं, समतल खेत होते हैं, वहीं खेतों से लवणों को पानी के साथ घोलकर बाहर निकाला जाता है। लास्ट विधि है इसमें जल निकास प्रबंधन। तो जल निकास प्रबंधन सबसे बढ़िया बलुई मृदाओं में अच्छा रहता है, पूर्ण रूप से होता है, और वहाँ जल निकास अच्छा होने से ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है बलुई मृदाओं में।